अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद हैं अच्छे होंगे। दोस्तों मैं आज बहुत खुश हूँ, मेरे 500 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। उम्मीद है आप ऐसे ही साथ देते रहोगे और लाइक भी ज़रूर करोगे। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। निशा ने कुछ सोचते हुए अनन्या को कॉल लगाई और उससे ईशान के बारे में पूछा। अनन्या हल्की चुप्पी, फिर नॉर्मल टोन। जी हाँ, याद है। वो पिछले हफ्ते यहाँ आए थे। रुककर, लेकिन आप कौन बोल रही हैं? निशा तुरंत बात घुमा देती है। बस एक पुरानी पहचान। मुझे उनके बारे में जानना था, उनका कुछ काम आपके इंस्टीट्यूट से है, तो सोचा सीधे पूछ लूं। अनन्या सावधानी से, जैसे कुछ छिपा रही हो। असल में उन्होंने यहाँ अपनी बड़े भाई की बेटी का एडमिशन करवाने के लिए विजिट किया था। निशा भौं हल्की उठाकर उत्सुकता से। बस यही वजह? अनन्या हल्का सा हंसते हुए। जी इतना ही। आवाज में हल्की झिझक, जैसे और भी कुछ हो लेकिन नहीं बताएगी। तो दोस्तों अब समझे कि ईशान ने कल रात अनन्या से क्या कहा था। जी यही। दरअसल जब निशा का फोन चोर लेकर भागा था और ईशान ने उसे उठाया था तो उसने एक झलक वो मैसेज पढ़ लिया था जिस पर उसके इंस्टीट्यूट का नाम लिखा था। बस वो समझ गया था कि ये सब निशा का किया है और जैसे ही उसके पैर की मोच सही होगी वो तुरंत अपने मिशन में आगे बढ़ेगी। इसलिए ईशान ने भी पहले से ही प्लानिंग कर ली थी और अनाया को भी बता दिया था। वो उसकी प्लानिंग के मुताबिक ही जवाब दे रही थी। निशा कुछ पल रुकी, उसके दिमाग में एक खुराफात आइडिया आया। उसने कहा, कैंसल कर दो। अनन्या ने हैरानी से पूछा, क्या मैडम? निशा ने एक शातिर मुस्कान के साथ, उसकी बच्ची का एडमिशन कैंसल कर दो। अनन्या चौंकी। बदले में मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगी जो तुम्हारी पूरे साल की सैलरी से भी ज्यादा होगी। अपने बालों को रोल करते हुए उसने कहा। पर यह कैसे मुमकिन था, ये अनन्या को समझ नहीं आ रहा था। भला जिसके चाचू का ये इंस्टीट्यूट हो उसे यहाँ से कौन निकाल सकता है। अनन्या खामोश थी, तभी निशा ने दोबारा कहा, सोच लो अनन्या, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। अनन्या ने प्रोफेशनली अंदाज में कहा, सॉरी एमएम, में ये नहीं कर सकती, ये हमारे रूल्स के खिलाफ है और हमारा इंस्टीट्यूट हर बच्चे के लिए बराबर है, यही हमारे न्यू बॉस का ऑर्डर है। ये सुनते ही निशा के तामबदन में मिर्च लग गई। उसे ना सुनने की आदत नहीं थी। उसने खुद को शांत करते हुए धीमे से कहा, कौन है तुम्हारा बॉस? अनन्या मुस्कुराकर बोली, आई आर वीर। निशा ने दोहराया, आई आर वीर, नाम तो पहले कभी नहीं सुना। फिर उसने कहा, मुझे तुम्हारे बॉस का नंबर चाहिए अभी। अनन्या उसका गुस्सा देख डर गई। उसने तुरंत कहा, ओके एमएम, और नंबर दे दिया। निशा वो नंबर लेकर खुश थी, जबकि अनन्या को अब तक ये समझ नहीं आ रहा था कि ईशान ने उससे ऐसा करने को क्यों कहा। मतलब उसने अपनी पहचान छुपाने को भी कहा था और बताने को भी, पर इस तरह जैसे लगे कि ये कोई एक इंसान नहीं बल्कि दो अलग अलग लोग हैं। खैर जो भी था, अनन्या ने वैसा ही किया। ईशान की पहचान को दो हिस्सों में बांट कर निशा के सामने रख दिया। यहाँ नैना के होश उड़े हुए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि माधवी जी के दिमाग में क्या चल रहा है। ऐसे तो वो कभी भी नहीं आती, और आती है तो कोई खास वजह होती है। फिर आज क्या ऐसा खास कहने या समझाने आई थी? माधवी जी धीरे लेकिन पैने अंदाज में, मैंने तुम्हें ईशान को सपोर्ट करने के लिए कहा था, उसके साथ डेट पर जाने के लिए नहीं। नैना थोड़ा चौंक कर, आपको पता चल गया? किसने बताया? कहीं निशा। माधवी जी सीधे उसकी आंखों में देखते हुए, मुझे किसी से पता करने की जरूरत नहीं, ये मेरा स्टूडियो है नैना, और यहाँ कब क्या होता है मुझे हर एक की खबर रहती है।
नैना सांस खींचकर, मेरी अटेंशन बुरी नहीं थी, एक दोस्त के लिहाज से मैं बस। माधवी जी तेजी से रोकते हुए, बस, बस से नहीं, सोच समझकर फैसले लिए जाते हैं। तुमने ईशान के साथ डेट पर जाने का फैसला किया, मुझे पता है। और इससे भी ज्यादा, मुझे ये पता है कि ये रास्ता तुम्हें कहाँ ले जाएगा। ये दुनिया तुम्हारे सपनों से नहीं, हकीकत से चलती है। ईशान के साथ तुम्हारा नाम जुड़ने का मतलब है अखबारों में सुर्खियां, घर में सवाल और बाहर तुम्हारा अभी। नैना आवाज में हल्की नाराजगी। तो मैं क्या करूं? दिल से महसूस करना भी छोड़ दूं? मैंने बहुत कोशिश की कि मैं ना जाऊं, पर ईशान ने इतने रिक्वेस्ट की कि मैं मना नहीं कर पाई। माधवी जी गंभीर होकर, लेकिन नरम लहजे में, मैं तुम्हें महसूस करने से नहीं रोक रही, नैना। मैं तुम्हें सोचने की ताकीद दे रही हूं। तुम जानती हो कि ईशान क्यों रिक्वेस्ट कर रहा है, वो तुम्हें मनाना चाहता है। तो कल को अगर वो अबीर को छोड़ने की रिक्वेस्ट करेगा, तो क्या छोड़ दोगी अबीर को? नैना की आंखें आंसुओं से भर गई, हालांकि उसने उन्हें जमीन पे गिरने की इजाजत नहीं दी। मुझे याद है, अबीर ही था जो तुम्हें मेरे पास लाया था, वरना मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं थी, और आज तुम्हें सारा मुंबई जानता है। तो क्या छोड़ दोगी सब कुछ ईशान के लिए? हाँ, शायद छोड़ भी दो, क्योंकि वो भी तो तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार था। पर अबीर, क्या उसे भी छोड़ दोगी? माधवी जी मुस्कुराई। वो नैना की हालत से वाकिफ थी। वो चेयर पर बैठी उसका हाथ पकड़ और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, दिल से जीने वालों की कहानियां कविताओं में अच्छी लगती हैं, नैना। पर असल जिंदगी में वो या तो ताज छोड़ते हैं या सिर। नैना थोड़ा रुककर धीमे स्वर में, तो आपका फैसला? माधवी जी उठते हुए, फैसला तुम्हारा होगा, लेकिन याद रखना, हर चुनाव सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे नाम के लिए होना चाहिए। और वो किसी को भी झूठी उम्मीद में ना रखे। नैना ने दिल में कहा, मुझे माफ कर दो ईशान, मैं बुरी नहीं हूं। बस उस वक्त मेरी सोच कमजोर थी। मैंने एक सच्चे दोस्त को खो दिया। लेकिन अब और झूठ में नहीं जी सकती। नैना अब उसकी जिंदगी में नहीं जाना चाहती। वो अबीर के साथ खुश थी। बस वो ईशान को कामयाबी तक देखना चाहती थी। उसका सपना था मुंबई का बड़ा हीरो बनने का। वो उसे पूरा करने के लिए ईशान को एक मौका दे दिया था, ताकि वो टूटे ना और अपने लक्ष्य से ना भटके। वो तो सिंगर बन गई, अब वो ईशान को हीरो बनते हुए देखना चाहती थी। बस इसलिए उसने हाँ के दिया था और उसके साथ चली गई थी। पर उसने नहीं सोचा था कि ईशान इतना सीरियस हो जाएगा। यहाँ निशा ने नंबर मिलाया और जैसे ही बाहर आई, उसे अपने आस-पास से ही बेल बजने की आवाज आई। स्टूडियो में शूटिंग का काम चल रहा था। कुछ कैमरा लेकर जा रहे थे तो कुछ बड़ी ट्यूबलाइट लगा रहे थे। इन सब में निशा को बेल बजने की आवाज आई तो उसने अपने आसपास छानना शुरू कर दिया। फिर एक काम करने वाले आदमी ने अपनी जेब से फोन निकाला और बात करने लगा। निशा को अब राहत मिली। फिर उसने दोबारा कॉल मिलाई। उसने रात होने का भी इंतजार नहीं किया, बल्कि तुरंत ही कॉल मिलाई। ईशान भी वही था। जैसे ही उसने अपने फोन पर अननोन नंबर पर कॉल आते देखा, वो बिल्कुल भी शॉक नहीं हुआ, क्योंकि बाबूजी खुद इस कॉल का ही वेट कर रहा थे। मतलब समझे? हाँ, ईशान ने निशा का फोन उठाते वक्त उसमें अपने इंस्टीट्यूट का एड्रेस देख लिया थी और वो समझ गया था कि इन सब के पीछे और कोई नहीं, निशा है। इसलिए उसने अनन्या से भी कह दिया था कि अगर कोई कॉल पर उसके बारे में पूछे तो उसे क्या कहना है। हालांकि अनन्या थोड़ी हैरान थी कि ईशान अपनी पहचान छुपाने को भी कह रहा था और बताने को भी, पर जो कि अब वो उसका बॉस था, इसलिए उसने सवाल जवाब ना करते हुए हाँ में सर हिला दिया।
उसे अपनी जॉब प्यारी थी और वो इस इंस्टीट्यूट से भी बहुत प्यार करती थी। यहाँ ईशान मुस्कुराया और खुद ही से बोला, एक जाल तुम मेरे लिए बुन रही थी और एक जाल मैंने तुम्हारे लिए बुना है। मिस निशा अग्निहोत्री, खुद को बड़ी स्मार्ट समझती हो ना? क्या होगा आगे? क्या ईशान निशा की कॉल उठा लेगा? अगर हाँ तो क्या निशा उसकी आवाज पहचान लेगी या उसके जाल में फंस जाएगी? नैना अब क्या डिसीजन लेगी? वो अब ईशान और अभीर में से किसे चुनेगी? क्या उसका प्यार फिर अधूरा रह जाएगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए इंस्टा सक्सेस और जुड़े रहिए पॉकेट नोवेल ऐप से। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, आपका जरा सा कमेंट भरने में क्या जाता है? जरा बताओ ना मुझे भी। मेरी नोवेल अच्छी है, मुझे पता है, क्योंकि उस पर व्यूज अच्छे आ रहे हैं, पर लाइक कमेंट देना सब भूल जाते हैं। देखिए दोस्तों, मैं जानती हूँ कि आपकी लाइफ में भी बहुत काम है और आप बहुत बिजी हो, इसलिए थोड़ा एंजॉय करने के लिए नोवेल सुनते हो। पर मेरा तो काम ही यही है। तो दोस्तों प्लीज अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा ज्यादा नहीं, सच में थोड़ा टाइम नहीं लगेगा, बस 2 सेकंड का काम है, तो प्लीज करके जाएं। चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपनों का। टेक केयर। एपिसोड ऑफिस में मुखबर कौन? निशा ने अनन्या से ईशान का नया नंबर हासिल कर लिया था। वो सोच रही थी कि ये IR वीर नाम का आदमी है जो एक इंस्टीट्यूट का मालिक है। उसका इरादा था इस वीर से जानकारी निकालनी, लेकिन असल में ये खुद ईशान है जो अब उसकी नई पहचान में सामने आया है। निशा अब ईशान से ही ईशान की इंफॉर्मेशन निकलवाने वाली थी। बेचारी निशा, इसने खुद को जितना स्मार्ट समझा था, ईशान इससे 2 कदम आगे निकला था। ईशान वीर के किरदार में गहरी आवाज। हेलो, दिस इज IR वीर स्पीकिंग, हु इज दिस? निशा कॉन्फिडेंट लेकिन हल्की नटखट टोन। हाय मिस्टर वीर, मैं निशा हूँ, निशा अग्निहोत्री, आप जानते होगे। ईशान ने थोड़ा सोचते हुए कहा। आई एम सॉरी, पर कौन निशा आंगन? व्हाट आर यू से? निशा ने थोड़ा तपते हुए कहा। अग्निहोत्री, उसे अपना नाम खराब सुनना जरा भी पसंद नहीं आया, पर ईशान ने तो जानकर ही बिगाड़कर कहा था ताकि निशा को गुस्सा आ जाए। फिर भी उसे ईशान से बदला लेना था, तो थोड़ा तो सब्र उसे करना ही पड़ा। निशा अग्निहोत्री मुंबई की जानी मानी हीरोइन। अब की बार निशा ने अपना पूरा इंट्रो दिया ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो और बात आगे बढ़ सके। चंद लम्हों के खामोशी से निशा समझ गई थी कि अब सामने से उसे क्या जवाब आएगा। आफ्टर ऑल निशा मुंबई की इतनी खूबसूरत हीरोइन जो थी, उसे कौन नहीं जानता था, और वो खुद किसी को फोन कर रही हैं, ये उसके लिए सौभाग्य की बात थी। निशा को लगा कि औरों की तरह ये भी उसका फैन होगा, उसका दीवाना। पर अगले ही पल ईशान ने उसकी ये गलत फेमी दूर करते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैं टीवी नहीं देखता। ये सुनते ही निशा के कान खड़े हो गए। उसका चेहरा गुस्से से लाल था, जैसे उसके अंदर आग चल गई हो जिसका धुआं उसके कानों से निकल रहा था। ईशान को भी इसकी गर्माहट महसूस हुई। ईशान हल्की हंसी दबाते हुए, माफ कीजिए मिस, मैं टीवी ज्यादा नहीं देखता। जरा बताइए आप क्या कहना चाह रही हैं? निशा अपने गुस्से को पीते हुए और दांत किसते हुए बोली, उदास स्माइली। मतलब, आप मुझे नहीं पहचानते? मैं फेमस हीरोइन की बात कर रही हूँ। ईशान जानबूझकर मासूमियत से उसे गुस्सा दिल रहा था और उसे बुरा कह रहा था। निशा ने फिर अपना इंट्रो छोड़कर ईशान के बारे में जानना चाहा। हालांकि उसकी बहुत तप गई थी, पर वो अपने मकसद से नहीं भटकना चाहती थी। ओके, मुझे ईशान के बारे में बात करनी थी। ईशान अपना नाम सुन हंसी दबाते हुए बोला। ओह ईशान,
सुना है न्यू बॉलीवुड में आए हैं, बिना किसी के सपोर्ट के, मुझे अनन्या ने बताया, और वैसे वो थोड़ा ओवर रेटेड है। आपको पसंद है क्या? निशा थोड़ी इमोशनल होते हुए पर टालते हुए। ठीक ठाक। लेकिन मुझे लगता है उसके अंदर एक सीक्रेट साइड भी है। वैसे मैं आपसे मिलना चाहूंगी। निशा ने अब अपना प्लान चेंज कर लिया था। अनन्या के बांटने के मुताबिक ये रूल्स उसने ही बनाए थे, तो वो इतनी आसानी से उन्हें नहीं तोड़ेगा। इसलिए वो उससे मिलने पर बुलाकर ये बात करना चाहती थी ताकि वो मना ना कर सके। क्योंकि जो भी एक बार निशा से मिल ले वो उसे किसी काम के लिए ना कह ही नहीं सकता था, ऐसा निशा को लगता था। पर हमारा हीरो उनमें से नहीं था, वो अलग था सबसे। वैसे मुझे भी आपके सीक्रेट साइड्स के बारे में सुनना अच्छा लगेगा। शायद एक कॉफी के साथ। निशा अपना दाना डाल चुकी थी, बस ईशान जैसा कबूतर इसमें फंसने वाला नहीं था, क्यों वो खुद उसे अपने जाल में ले चुका था। मिस निशा, हमारी तो अभी अभी कॉल पर मुलाकात हुई है। मैं आपको इतना पसंद आ गया कि आप मुझसे मिलना चाहती हैं। ईशान शरारती ठहरी हुई आवाज ने निशा के अंदर का ज्वालामुखी फिर से जगा दिया था। उदास स्माइली। उसने खुद से कहा, क्या इंसान है, एक बार में बात समझ नहीं आती इसे। फिर उसने फीकी मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल, पहली कॉल से ही आप मुझे इंटरेस्टिंग लगने लगी हैं। जहां एक तरफ निशा का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था, वहीं ईशान को बहुत हंसी आ रही थी। इसका मन कर रहा था कॉल होल्ड पर डालकर जोर जोर से हंसे। उसने निशा की जानकर इतनी इंसल्ट की, फिर भी वो उसे पसंद आ गया और वो उसे कॉफी पर बुला रही है। सही कहा है, किसी ने अपना काम निकलवाने के लिए इंसान को अपनी उंगली टेढ़ी भी करनी पड़ती है। निशा को इस वक्त ईशान की इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, जिसके लिए वो खुद ईशान से ही अपनी बेइज्जती भी करवा रही थी और उसकी बातों का मुस्कुराकर जवाब भी दे रही थी। शट रेडी है सर। ईशान के रूम का गेट खुला और किसी ने पीछे से कहा। वो हड़बड़ा गया। दूसरी तरफ निशा ने भी दोहराया, शूट। यहाँ ईशान ने अपने फोन को हाथों से दबा के उसे चुप रहने का इशारा किया और जाने का। फिर तुरंत ही कहा, वो मेरी मीटिंग का टाइम हो गया है, मैं बाद में बात करता हूँ, कहते हुए उस कॉल कट कर दी। बार बार बचे, ईशान ने खुद ही से कहा। आज तो उसका भाड़ा भुट्टे भट्टे बचा, लेकिन तक क्या होगा जब निशा को पता चलेगा कि आर वीर ही ईशान है। क्या वो उसे छोड़ देगी या उसे तोड़ेगी? निशा को जरा भी अंदाजा नहीं कि वो जिस आदमी के बारे में जासूसी करने का मन बना रही थी, उसी से खेल खेल में खुलकर बातें कर रही थी, वो उसके साथ ही खेल रहा था। फोन कट होने के बाद ईशान खिड़की से बाहर देखते हुए हल्की मुस्कान देता है, फिर शूट के लिए निकल जाता है। माधवी जी अब को शूट समझा चुकी थी और खुद मॉनिटर पर बैठी थी। निशा भी खुश होते हुए बाहर आ गई थी और सामने से ईशान आ रहा था। दोनों ही एक दूसरे को देखकर स्माइल कर रहे थे, जैसे कुछ छुपा रहे हो। माधवी जी इनके मुस्कुराने की वजह नहीं जान पाई, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जो एक दूसरे की शक्ल भी सही से नहीं देखते, वो आज एक दूसरे को इतनी स्माइल क्यों पास कर रहे हैं। फिलहाल तो उनके मन में चिंता थी, क्योंकि आज का शूट इन्हीं दोनों का था जो इन्हें अच्छे से करना था। गाड़ियां सेट पर पहुंच गई। लोकेशन। फिल्म का सेट एक खूबसूरत समुद्री किनारा। चारों ओर नीला आसमान, लहरों की गूंज, और पीछे क्रू के लोग अपने अपने काम में व्यस्त। कैमरे, लाइट्स और बीच में रखा बड़ा सा ट्रैक शॉट सेटअप। माधवी जी डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठी, स्क्रिप्ट हाथ में लेकर दोनों को देख रही हैं। माथे पर हल्की चिंता, इनकी केमिस्ट्री तो बिल्कुल नहीं जमती। आज क्या होगा? माधवी मन ही मन। रोमांटिक सीन है, और ये दोनों तो असल जिंदगी में एक दूसरे की शक्ल भी देखना नहीं चाहते।
हे ऊपर वाले, कैसे होगा ये? ईशान, जो फिल्म का हीरो था, शूट से पहले आराम से गिटार बजा रहा था। दूसरी ओर हीरोइन निशा टीम से हंसते हुए बातें कर रही थी। आज दोनों के चेहरे पर अजीब सी खुशियां हैं, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। असिस्टेंट डायरेक्टर: सर, मैम। रेडी। कैमरा ऑन होता है। सीन में हीरो को हीरोइन का हाथ पकड़कर डायलॉग बोलना है, फिर दोनों को एक दूसरे की आंखों में देखकर मुस्कुराना है। ईशान सीन में गहरे रोमांटिक टोन में: तुम्हें पता है, लहरों की आवाज भी तुम्हारा नाम लेती है। निशा हल्के से हंस देती है, लेकिन हंसी में आज कोई झिझक नहीं है। कैमरे में वो हंसी इतनी नेचुरल लगती है कि माधवी जी की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। तभी उसके मन में आता है, अच्छा, और एक वो आर वीर है जो मेरा नाम तक नहीं जानता। फिर निशा वापस अपने होश में आते हुए: निशा सीन में धीरे से, तो फिर ये लहरें हमें हमेशा साथ रखेंगी। ईशान ने कहा, हाँ, और मैं तुम्हें इस दुनिया से दूर रखूंगा, लेकिन खुद से दूर जाने भी नहीं दूंगा। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। पहले जो नकली सी दूरियां थीं, आज वो गायब हैं। हवा का झोंका, बैकग्राउंड में हल्का म्यूजिक। सीन जादू जैसा लगने लगता है। माधवी जी ऑफ कैमरा मन ही मन: ये तो कमाल कर दिया। ये वही दो लोग हैं जो कल तक एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। आज तो इन्होंने स्क्रिप्ट में जान डाल दी। सीन खत्म होते ही क्रू तालियां बजा देता है। माधवी जी के चेहरे पर संतोष की मुस्कान है। माधवी जी जोर से: परफेक्ट, बिल्कुल वैसे ही जैसा मैंने लिखा था, बल्कि उससे भी बेहतर। ईशान और निशा एक तीखी मुस्कान से एक दूसरे को देखते हैं, जैसे वो अंदर भी अंदर एक दूसरे को सबक सिखाने के बारे में सोच रहे हो, फिर बस हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी अपनी जगह चले जाते हैं। शूटिंग पूरी हुई और अब गाड़ियां वापस माधवी जी के ऑफिस के लिए निकल गई। रास्ते में ईशान विंडो की तरह देखते हुए कुछ सोच रहा था। शूटिंग के दौरान ईशान की नजरें नैना को तलाशती रही, पर वो कहीं नजर नहीं आई। उसे पता चला कि नैना आज जल्दी ही निकल गई थी। दरअसल माधवी जी से बात करने के बाद उसे थोड़ा वक्त चाहिए था खुद को संभालने का और समझने का भी। रात हो गई थी, ऑफिस खाली होने लगा था। ईशान ने जोया को भी जाने को कह दिया और खुद भी ऑफिस के बड़े से गेट से बाहर की तरफ जा ही रहा था, तभी उसका फोन बजा। अनजाने नंबर से उसे मैसेज आया था। ईशान ने खोला तो पढ़ते ही एक बार में समझ गया कि ये किसने भेजे हैं, माधवी जी के दुश्मन ने। ईशान ने आगे पढ़ना शुरू किया। उस पर लिखा था, मेरा मुखबर तुम्हारा दोस्त, जान सको तो जान लो। ईशान के आंखें फेल गई और इसी लाइन पर जम गई। माधवी जी का दुश्मन सामने तो आ गया था, लेकिन उसका मुखबर अभी तक सामने नहीं आया था, और इससे भी बड़ी बात ये थी कि वो अभी भी इस ऑफिस में था। पर कौन? और अब ये मैसेज चीखते हुए कह रहा है कि वो ईशान का दोस्त बन चुका है। तो कौन है वो? क्या लगता है दोस्तों, कैसे लगाएगा ईशान उसका पता, और क्या कर पाएगा मुखबर का निकाब फास्ट? अब तक तो उसकी जिंदगी में कुछ भी लोग थे, अरमान, जोया, नीरज जी। फिर क्या इनमें से ही कोई एक है या कोई और? जानने के लिए सुनते रहिए आगे। ईशान देर रात घर लौटा था और कल देर से शूटिंग स्टार्ट होने वाली थी, इसलिए आज की शूटिंग लंबी थी और बहुत लेट भी हो गया था। ईशान बहुत थका हुआ था, मानो बिस्तर पर लेटते ही नींद आ जाए। रात बहुत हो गई थी, शिवानी और बाकी सब भी सो गए थे। ईशान धीरे कदमों से किचन में गया, फ्रीज में से खाना निकालकर गर्म किया और खाने लगा। इतने में शीजू धीमे धीमे पाँव से वहां आ गई। ईशान ने जैसे ही शीजू को देखा तो कहा,
आप सोए नहीं बेटा, सुबह पढ़ने नहीं जाना क्या? नहीं मेला ना मन नहीं करता, आप मम्मा से कहो न मुझे कल ना भेजे। ईशान उसके मासूम से चेहरे को अपने दोनों हाथों में लिए बोला। फिर अगले दिन तो जाना होगा ना हमारी प्रिंसेस को, या तब भी कोई बहाना करोगे आप? हाँ। ईशान ने उसे समझाने की कोशिश की पर शीजू मुंह बनाकर खड़ी थी और अपना गुस्सा दिखाने के लिए उसने अपने दोनों हाथ भी फोल्ड कर लिए थे। ईशान ने सोचा इसे थोड़ा प्यार से हैंडल करना होगा। फिर उसने शीजू को अपनी तरफ किया और गोद में बैठाते हुई पूछा, अच्छा आप यहाँ क्या करने आए हो ये बताओ। शीजू ने ईशान के गाल सहलाते हुए कहा, वो आइसक्रीम खानी है, मम्मा ना खाने नहीं देती इसलिए चुपके से आई हूँ। मम्मा डेढ़ा सो गए, अब मैं आइसक्रीम खाओगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये कहती हुई वो ईशान की गोद से कूदी और फ्रीज के पास चली गई। शीजू ने अपना सारा जोर लगाकर गेट खोलने की कोशिश की पर उसके छोटे छोटे हाथों से इतनी बड़ी फ्रीज का गेट नहीं खुला। तभी पीछे से ईशान ने रुकने को कहा और खुद अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसने शीजू को साइड किया और फ्रीज में से आइसक्रीम निकालकर उसके सामने रख दी। फिर दोनों ने मिलकर खाई और खूब मजे किए। फिर ईशान ने उसका मुंह धुलवाकर उसे रूम में सुलाने ले गया। ईशान उसे ब्रश करवाता, उसे रेडी करता और उसे स्टोरी सुनाकर सुलाता भी था, जो माया कभी नहीं करती थी, इसलिए उसकी ईशान से अटैचमेंट ज्यादा थी। शिंजू सोते ही ईशान भी अपने रूम में सोने चला गया और बिस्तर पर लेटते ही नींद ने उसे घेर लिया। करीब रात के 2 बज गए थे तब जाकर ईशान सोया था। एक लंबे वक्त बाद सुबह हुई पर ईशान को जरा भी फर्क नहीं पड़ा। उसे पता ही नहीं चला और कब घड़ी ने सुइयां घुमाकर दोपहर का 1 बजा दिया। वो अपनी थकी हुई हालत में इस कदर नींद में डूबा हुआ था कि घर में क्या हो रहा है उसे पता ही नहीं चला। तभी बाहर किसी बात पर शोर मचने लगा जिसने ईशान की नींद खराब कर दी थी। ईशान अपनी आंखें मचलते हुए, मेरे घर वालों को चैन नहीं है, अब क्या हो गया, किसका क्या खो गया यार? ईशान ये कहता हुआ बाहर आया ही था कि तभी उसके कानों में आवाज गई, शिजू खो गई है, कहीं नहीं मिल रही। ये सुनकर मानो ईशान की नींद कहीं गायब ही हो गई और उसकी थकान छूमंतर। व्हाट? उसके मुंह से निकला। ईशान तुरंत सीढ़ियों से नीचे उतरा और माया के पास आ गया, जहां पहले से ही सभी घर वाले मौजूद थे। राजेश जी, पर बहू तुम तो उसे स्कूल लेने गई थी ना, फिर क्या हुआ? माया भारी कदमों से अंदर आती है, चेहरा पसीने और आंसुओं से भीगा हुआ। उसकी साड़ी की तहें बिखरी हैं और माथे पर शिकन साफ दिखती है। माया रोते हुए मैं उसे लेने गई थी पर जब तक मैं पहुंची वो वहां नहीं थी, कहते हुए वो रोने लगी। ईशान घबरा गया। यश भी बाहर आ चुका था। उसने माया की तरफ देखते ही पूछ, पर भाभी ये तो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है ना, पर बिना पेरेंट्स के वो लोग किसी और के साथ कैसे भेज सकते हैं? माया फिर रोते हुए, मेरी कजिन अनन्या काम करती है वहां, उसी के कहने पर मैंने अपनी बच्ची का एडमिशन करवाया था और सिक्योरिटी भी सही थी। पर उसकी एमएम ने कहा कि वो मेरा वेट कर रही थी अपनी टीचर के साथ। मुझे थोड़ा लेट हो गया था, टीचर को कुछ काम हुआ और वो उसे छोड़कर अंदर चली गई। फिर जब आई तो वो किसी के साथ जा चुकी थी। ये सुनते ही वहां खड़े सभी लोगों के चेहरे पर परेशानी आ गई। आए भी क्यों ना, इस घर की रौनक थी शिंजू और ईशान उससे तो कुछ ज्यादा ही जुड़ी हुई थी। अगर कोई प्रॉब्लम थी तो वो उसे बात करती, पर नहीं, उसने कल रात भी ईशान से कुछ नहीं कहा और आखिर पल भी वो ईशान के साथ ही थी। ईशान को रात की बातें याद आने लगी जब उसकी प्यारी शिंजू उससे कह रही थी कि चाचू मुझे कल नहीं जाना। उसके दिल ने कहा काश में उसे रोक ही लेता, पर अब कोई फायदा नहीं था। मैंने रितेश से कहा था कि मुझे देर हो जाएगी, तुम देख लेना, लेकिन नहीं, वो कभी देखते ही नहीं। देखते तो आप लोग भी नहीं हैं। उस बच्ची को, ईशान ने उसकी बात बीच में ही काटते हुई कहा। अब ये सब उसके सब्र के बाहर था।
वो हर रोज सबको उसे ट्रीट करते हुए देखता था और वो ये महसूस भी करता था कि इतने बड़े घर में होकर भी वो कितनी अकेली थी। कहने को हर रिश्ता था उसके पास, मम्मा पापा, दादी दादा, चाचा बुआ, लेकिन उसे इतना प्यार नहीं मिलता था जितना उसे मिलना चाहिए था। यहाँ तक माया भी अपने काम में और रितेश उसके सहारे सब छोड़ देता था, जिसकी वजह से वो बीच में ही फंस जाती थी। आज ईशान रुकने वाला नहीं था। वो अपने दिल में जो इतने दिनों से दबाए बैठा था आज सब कह देना चाहता था। भाभी, क्या कभी आपने उसके साथ थोड़ी देर बैठकर ये देखा कि वो किस बात से अपसेट हैं? क्या चीज़ उसे परेशान कर रही है? नहीं, आपको खुद से फुर्सत ही नहीं। ठीक है, आप जॉब करते हो, पर दुनिया में ऐसी कई माँ है जो काम करके अपने बच्चे को भी संभाल सकती है। और दुनिया ही क्यों, मेरी माँ को ही देख लीजिए। पापा के जाने के बाद जब सब ने हमें अकेला छोड़ दिया तो उन्होंने बाहर काम भी किया और मेरी परवरिश भी की। पर आप, राजेश जी ने ईशान को रोकते हुए कहा, अच्छा बस बस, अब बहुत हुआ। और वैसे भी ये वक्त बहू को सुनाने का नहीं है, बल्कि शिजू को ढूंढने का है। राजेश जी माया का पूरा सपोर्ट कर रहे थे, और करे भी क्यों ना, आखिर उन्हें कमाने वाली बहू जो मिली थी। माया भी अच्छे खासे पैसे कमाती थी और उसका कुछ परसेंट घर में भी जाता था, तो उसकी गलती पर वो पर्दा तो डालेंगे ही। नहीं पापा जी, बोलने दीजिए इसे भी, बल्कि सब बोलो मेरी ही गलती है। पर ये भूल गया कि मैंने इसे भी कहा था शिंजू को पिक एंड डोप कर लिया करे, पर नहीं, मेरी अकेले की ही जिम्मेदारी है ना। बस, इतने बड़ी जॉइंट फैमिली होने का क्या फायदा जब अपनी बच्ची को सिर्फ मुझे ही देखना है। क्या इनमें से कोई उसका ख्याल नहीं रख सकता? हाँ, उसे लेने नहीं जा सकता, कहते हुए वो रोने लगी, जिसके बाद किसी ने भी उससे कुछ नहीं कहा। ईशान फौरन बाहर की तरफ निकला। उसे देख उसके पीछे यश और राजेश जी भी अपनी जगह से जा लगे और सब ही बाहर की तरफ निकल गए शूजी को ढूंढने। सब अगल अगल रास्ते निकले थे। अदिति माया को संभाल रही थी और शिवानी कलावती को। यहाँ यश को ईशान दोनों ही घर से तो साथ निकले, पर दरवाज से बाहर दोनों ने अपनी अपनी कार एक दूसरे के ऑपोजिट साइड निकाली। राजेश जी ने रितेश को कॉल मिलाई, पर उसका फोन नोट रिचेबल आ रहा था, जैसे वो कोई मीटिंग में फंसा हो। शाम हो गई थी, उसकी तलाश में कोचिंग भी बंद हो गया था, पर बच्ची का कोई पता नहीं चल रहा था। यश रोड तक उसका फोटो लेकर हो आया था और थक हार कर घर लौट आया। यहाँ ईशान ने अनन्या को कॉल करके इस बारे में पूछताछ की थी, पर कुछ भी क्लियर नहीं हुआ था कि वो किसके साथ गई या अकेले। सब घर लौट आए, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला था। यहाँ ईशान न एक ही कॉल से सबको कोचिंग में बुला लिया था। वो अपनी बच्ची से इतना प्यार करता था कि पूरे मुंबई में भी अगर सर पे लेना पड़े तो वो रुकने वाला नहीं था, और ये तो फिर भी उसका ही इंस्टीट्यूट था। सक्सेना जी ने खुद से ही कैमरा चेक किया। ईशान उनके बराबर में चेहरे और सीरियसनेस लेकर खड़ा था, और एक के बाद एक उसने कई वीडियो पोस्ट कर करके देखा। अभी तक सबको लगा रहा था कि बाकी सब बच्चों की तरफ शीजू भी अपने घर चली गई थी, लेकिन जब ईशान ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए सबकी क्लास ली तो जाकर उन्हें पता चला कि ईशान कितना फिक्रमंद है। पर फिर भी बच्ची का अचानक गायब हो जाना किसी को समझ नहीं आया, जबकि आज तक इस इंस्टीट्यूट में ऐसा नहीं हुआ था। इसका मतलब क्या इसके पीछे ईशान के किसी दुश्मन का हाथ था, या उस मुखबर का? अनन्या साइड में खड़ी कभी वीडियो की तरफ देख रही थी, कभी ईशान की तरफ। इससे पहले अनन्या ने उसे इतने गुस्से में नहीं देखा था जितना उसे आज आ रहा था, और आए भी क्यों ना। इतनी छोटी बच्ची का अचानक गुम हो जाना हैरान कर देने वाली बात थी। वो सिक्योरिटी के साथ कैमरा चेक कर ही रहा था, तभी सबकी नजरें एक वीडियो पर ठहर गई। शीजू खुद उस एक ब्लैक कलर की गाड़ी पास गई। उस गाड़ी में से उसने शीशा ओपन किया, लेकिन उसके हाथ के सिवा कुछ नहीं आया। शीजू ने उससे कुछ बात की, फिर वो खुद कार के अंदर बैठ गई और वो गाड़ी तेजी से वहां से गायब हो गई।
ये देख ईशान और बाकी सब भी हैरान रह गए। कौन थे वो लोग? किसकी गाड़ी ने किया था उस बच्ची को अगवा? क्या इसमें भी निशा का हाथ था या फिर कोई और राज? अब कैसे पहुंच पाएगा ईशान शीजू तक? जानने के लिए सुनते रहिए आगे। एपिसोड राज की बात बताए। ईशान ने जैसे ही वो वीडियो देखी उसकी आंखों में उबाल आ गया। वो फौरन अनन्या की तरफ हुआ। उसकी गुस्से से भरी लाल आंखों की चमक से अनन्या ने अपनी नजरें झुका ली। अब आंखें नीचे करने से क्या होगा अनन्या, मुझे जवाब चाहिए। तुम्हारी मौजूदगी में एक बच्ची कैसे गायब हो सकती है, बताओ। आखिर शब्द ईशान ने इतने जोर से कहे कि अनन्या समेत सब हिल गए। वो अनन्या पर चिल्ला रहा था शायद पहली बार, वरना जब से ईशान ने ये इंस्टीट्यूट खरीदा था और यहाँ कई बार आ भी चुका था, किसी ने भी उसे गुस्सा करते हुए भी नहीं देखा था। आज वो सीधा चिल्ला रहा था, वो भी अनन्या पर, जो भूत बने खड़ी थी। उसके पास कहने को कुछ नहीं हो। ईशान ने फिर पूछा, जिस वक्त वो बच्ची उस गाड़ी में बैठने जा रही थी, उस वक्त टीचर कहाँ थी, वॉचमैन कहाँ था, और सबसे बड़ी बात तुम कहाँ थी मिस अनन्या? अब भी अनन्या कुछ नहीं बोली। तभी पीछे से एक टीचर जो उसके साथ ही थी, उसने आगे बढ़कर कहा, सर आप मैम को कुछ मत कहिए, वो तो अपना काम अच्छे से करती है। यहाँ सब जानते थे कि अनन्या कितनी ईमानदार और अच्छी है। वो सक्सेना की तरह किसी पर रोब नहीं जमाती, फिर ये लोग उसे अकेले डांट खाते कैसे देख सकते थे। लेकिन सक्सेना को बहुत मजा आ रहा था उसे ऐसे खड़े देख। उसने खुद से ही कहा, अब पता चला इंस्टीट्यूट संभालना कितना मुश्किल है। हाँ, मेरी जगह पर बैठ जाने से थोड़ी इसे मेरे जैसा तर्जुबा मिल जाएगा। यहाँ ईशान उस टीचर की तरफ मुड़ा और बोला, अच्छा तो अब आप ही बता दे कि उस वक्त उसकी टीचर कहाँ थी। सर मैं ही थी शीजू के साथ, पर अचानक मुझे अंदर कुछ काम याद आ गया था, जिस वजह से मैंने कहा था कि मैं बस 2 मिनट के लिए जा रही हूँ। पर तभी ईशान ने कहा, पर वो हो गया जो नहीं होना था। आपने वो कहावत नहीं सुनी? नजर हटी दुर्घटना घटी। हाँ सही है, ऐसा करे पहले खुद पढ़कर आ जाए फिर बच्चों को पढ़ाएगा। ये सुनते ही वो टीचर ईशान का इशारा समझ गई कि वो उसे जॉब से निकाल रहा है। अनन्या कुछ कहने आगे बढ़ी पर कोई फायदा नहीं था। आज ईशान किसी की भी सुनने वाला नहीं था। दुआ करो कि उसे कुछ ना हो। अगर मेरी शीजू को कुछ भी हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। उसने एक नज़र अनन्या को देखते हुए कहा और बाहर की तरफ निकल गया। अपनी कार में बैठते ही उसे वो मैसेज याद आने लगा, मेरा मुखबर तुम्हारा दोस्त। वो चाहकर भी इस वक्त किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहता था। वो जानता था कि उसका दुश्मन उसके लोगों में से ही कोई एक है, और क्या पता वो अनन्या ही हो, इसलिए आज उसने किसी पर रहम नहीं किया था। फिर ईशान ने एक गहरी सांस ली और अरमान को कॉल करके उस गाड़ी का नंबर दिया। इसका पता लगाओ अरमान किसकी है और कहाँ है। दूसरी तरफ से आवाज आई, सिर इतनी रात को वो में। ईशान ने खा जाने वाली जुबान से कहा, मैं तुम्हें काम करने के पैसे देता हूँ, बहाने मारने की नहीं। अगली कॉल में मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, तुम्हारी बकवास नहीं। कहते हुए उसने कॉल कट की और गाड़ी घुमा ली। जैसे ही वो घर का माहौल भारी है। हर कोने में चिंता और थकावट पसरी है। माया की आंखें लाल हैं, उसका चेहरा सूजा हुआ है। लगातार रोने से अदिति, यश और बाकी लोग अलग अलग कमरों और बाहर बाहर बच्ची को ढूंढकर अभी लौटे हैं, लेकिन शिजू का कोई अता पता नहीं। माया कमरे के बीचों बीच बैठी है, सिर झुका है, हाथ कांप रहे हैं। माया आंसुओं में डूबी हुई, खुद से सब मेरी गलती है, मैंने ध्यान नहीं दिया। मेरी बच्ची। यश थके हुए स्वर में, हमने पूरा पार्क छान मारा, शिजू कहीं नहीं दिखी। अदिति धीरे से,
पुलिस में रिपोर्ट कर दे भाभी। अब वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। ईशान को भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे, कहाँ जाए। वो बस अरमान की कॉल का वेट कर रहा था। माया की सांसें तेज हो जाती हैं। उसकी नजरें बार बार दरवाजे की तरफ जाती हैं। रितेश अब तक नहीं आया। तभी अचानक दरवाजा खुलता है। रितेश घर में दाखिल होता है। उसके चेहरे पर थकान है, लेकिन आंखों में एक अजीब सा ठहरा। माया तेजी से उठते हुए कांपते स्वर में, रितेश, शिजू, हमारी शिजू खो गई। सब जगह ढूंढ लिया, वो नहीं मिली। मेरी गलती थी। मैं देख नहीं पाई। माया आगे बढ़कर रितेश का कॉलर पकड़ लेती है, जैसे खुद को ही सजा दे रही हो। रितेश उसकी तरफ देखता है, गहरी सांस लेता है। सबको लगता है कि अब वो माया पर फट पड़ेगा। हर बार वो यही करता आया है, सारी रिस्पांसिबिलिटी उस पर डालकर उसे ही डांटना। सबकी नजरें रितेश पर ही टिकी होती है। राजेश जी तो सोच रहे थे कि अगर रितेश ने वाकई माया को चिल्लाया और उसे गुस्से में घर से निकाला तो वो बीच में आ जाएंगे। बस वो उसके फटने का इंतजार कर रहे थे। यश और अदिति को भी यही लग रहा था। कलावती तो अभी भी सदमे में ही थी कि उसके बेटे की बेटी के खोने का उसे सुनकर कैसा लगेगा। सब ही रितेश को घूर रहे थे कि उसे झटका लगने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो उसने दे दिया था जिसे सुनकर अब के होश उड़ गए थे। रितेश धीरे शांत स्वर में, मुझे पता है वो कहाँ है। सन्नाटा। पूरा कमरा एकदम चुप हो जाता है। यश चौंक कर, क्या आपको कैसे पता? अदिति धीरे से, शिजू मिल गई। माया हैरान रुंधे गले से, रितेश, तुमने कहा? क्या? रितेश धीरे धीरे माया के पास आता है, उसके कांपते हाथों को पकड़ता है। लिविंग रूम। रात का समय है। घर में तनाव और सन्नाटा पसरा हुआ है। माया की आंखें रो रो कर सूज गई हैं। वो बार बार एक ही सवाल दोहरा रही है। माया कांपती आवाज में, रितेश, मेरी शिजू कहाँ है? बताओ ना, मेरी बच्ची कहाँ है? रितेश की सांसें भारी हो रही हैं। उसका चेहरा झुका हुआ है, पसीने से भीगा हुआ। वो कुछ बोल नहीं पा रहा, लेकिन कोई भी उसे पानी देने के बजाय सब उसे घूर रहे हैं। राजेश गुस्से से, मुंह क्यों बंद है तेरा? जवाब दे, कहाँ है हमारी बच्ची? रितेश धीरे से टूटती आवाज में, वो मैं कुछ दिन पहले, मजबूरी में। वो रुक जाता है, गला सूख रहा है। माया उसका कॉलर पकड़ लेती है। माया चीखते हुए, क्या मजबूरी थी? क्या कहना चाह रहे हो? साफ साफ बताओ न, मेरी बच्ची किसी खतर में तो नहीं? रितेश अटकते हुए, मैंने कुछ लोगों से उधार लिया था, 5 करोड़, अपने नए बिजनेस के लिए। कोई और रास्ता नहीं था माया। बैंक ने मना कर दिया था और घर में भी किसी ने हेल्प नहीं की तो। राजेश दहाड़ते हुए, किसने कहा था बिजनेस खोलने को? जब पैसे नहीं थे तो बंद कर देता, आज हमें ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। रितेश, मैंने उन लोगों से थोड़ा टाइम मांगा था, पर उन लोगों ने 1 महीने की डेडलाइन दी थी और पैसे लौटाने से पहले ही। माया आंखों में आंसू और गुस्सा एक साथ, उन्होंने मेरी बच्ची को अगवा कर लिया, है ना? रितेश सिर झुका देता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। रितेश टूटते हुए, मुझे एक कॉल आई थी।
उसी गिरोह से उन्होंने कहा अगर पैसे नहीं मिले तो वो शिजू को वापस नहीं करेंगे। माया धड़कते हुए जैसे एक पल में सन रह गई। ईशान ने झट से कहा, कब आई थी कॉल? रितेश, आज दोपहर। मैंने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन अब पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। एक मां की सिसकियां गूंज रही हैं। राजेश गंभीर स्वर में, अगर मेरी पोती को कुछ भी हुआ तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। पता भी है कितने खतरनाक है वो लोग, कहीं हमारी बच्ची किसी मुसीबत में ना हो। सब राजेश जी की बात से सहमत थे, और हो भी क्यों ना, उनका गुस्सा जायज था। इस घर का वारिस उनकी ननी पारी जो इतनी बड़ी मुसीबत में फंसी हुई थी। कलावती तो राजेश जी को ही देखे जा रही थी। देखिए, आप फिक्र में अपनी तबीयत खराब मत कर लीजिएगा, कुछ नहीं होगा हमारी बच्ची को। तभी राजेश जी की बात पर रितेश तड़प उठता है और गुस्से में कहता है, ये सब आप कह रहे हैं तो आपने ऐसे लोगों से मिलवाया ही क्यों? ये सुन सबकी नजरें राजेश जी पर जम गई। रितेश फिर बोला, बताएं कि इन लोगों के बारे में मुझे आप ही ने बताया था। अब क्या होगा? आप क्या इन सब के पीछे राजेश जी का हाथ था? क्या उन्होंने पैसों के लिए ये किया था? कौन थे वो लोग? ईशान अब क्या करेगा? क्या वो खुद से आगे बढ़कर पैसे देगा या वहां जाकर अपनी बच्ची को बचाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए हिडन बिलियनेयर सुपरस्टार। मेरे प्यारे दोस्तों, कमेंट देते जाना और कहीं ना जाना, क्योंकि हम लेके आ रहे हैं इसका अगला एपिसोड बहुत जल्द। फिर मिलते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। चलिए बिन वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। कार का मालिक कौन? अगर मेरी पोती को कुछ भी हुआ तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। पता भी है कितने खतरनाक है वो लोग, कहीं हमारी बच्ची किसी मुसीबत में ना हो। तभी राजेश जी की बात पर रितेश तड़प उठता है और गुस्से में कहता है, ये सब आप कह रहे हैं, इन लोगों के बारे में मुझे आप ही ने बताया था। अब सबकी नजरें राजेश जी पर गई, जो इतनी देर से ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे सबसे ज्यादा दुख उन्हीं को हो, पर ये लोग उन्हीं के जानने वाले निकले। भाई साहब, ये सब तो पहले ही समझ आ जाना चाहिए था कि राजेश जी जब माया का साइड ले रहे थे और ज्यादा ढूंढने भी नहीं गए, बस पास से ही लौट आए। अब जब सबकी नजरों ने उन्हें सवालों से घेर लिया तो उन्होंने खुद को बचाने के लिए रितेश से ही उल्टा सवाल किया, नालायक, मैंने तुझे पैसे लेने के लिए कहा था, ये नहीं कहा था कि दियो मत हड़प कर लियो। रितेश अपनी सफाई में, मैंने कोशिश की थी पर ये बिजनेस है, इसमें इंतजार करना पड़ता है। ऐसे ही नहीं पैसे पैदा होते हैं। और आप भी तो इतना बड़ा होटल चलाते हैं, आप मेरी हेल्प कर सकते थे, लेकिन नहीं। ये सुन यश बीच में ही बोल पड़ा, हाँ, ताकि आप 1.5 के पैसे भी ऐसे ही बर्बाद कर देते और वापस नहीं करते। रितेश को यश का बोलना और गलत बोलना जरा भी बर्दाश्त नहीं हुआ। वो तुरंत गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा, तू चुप कर वरना। वो उसके मुंह तक पूछता, इससे पहले ही ईशान बीच में रितेश को रोकते हुए बोला, भाई भाई रुक जाइए बड़े भाई। ईशान ने इतनी जोर से रितेश को रोक कर धक्का दिया, उसे खुद यकीन नहीं आया कि ईशान में इतनी ताकत कहाँ से आ गई और हिम्मत भी, जो वो उसके और उसके गुस्से के बीच आ गया। ईशान ने शांत अंदाज में कहा, ये वक्त लड़ने का नहीं है, हमें शीजू के बारे में सोचना चाहिए कि उसे कैसे लाएं। यूं तो रितेश को ईशान पर बड़ा ही गुस्सा आया था, लेकिन अपनी बेटी का नाम सुनते ही वो एक बार फिर ढीला हो गया। फिर ईशान ने उससे पूछा कि कॉल पर उन गुंडों ने क्या कहा। पर इससे पहले रितेश कुछ कहता, राजेश जी बोल पड़े, अरे कहेंगे क्या, पैसे मांग रहे होगे, इधर पैसा दो उधर अपनी बच्ची जुड़ा लो। बस ये लोग ऐसा ही करते हैं,
कहते ही राजेश जी अपने घुटने को सहलाने लगे। और आपने ऐसे लोगों के पास रितेश भाई को भेज दिया, ये जानते हुए कि अगर पैसे लौटाने में जरा भी देर हुई तो वो लोग क्या करेंगे। उसकी बात सुनते ही राजेश जी का मुंह बंद हो गया। अब बाकी सबको भी यही लग रहा था कि कहीं ना कहीं गलती रितेश से साथ साथ राजेश जी की भी है, तो अकेले सारा गुस्सा रितेश पर निकालना सही नहीं। ईशान ने बड़े शांत दिमाग से काम लिया था और रितेश को डोट अभी ये भी नहीं समझ आ रहा था कि जिन पैसों को वो इतने दिनों में नहीं जोड़ पाया वो एक दिन में कैसे हो जाएंगे। हालांकि यश को तो अपने रूम में जाने की पड़ी थी। शिंजू को ढूंढने में वो इतनी दूर तक गया था कि अब उसकी बॉडी जवाब दे रही थी। और ये सुनकर के शीजू कहाँ है और राजेश जी को इसके बारे में पता था, तो उसे उन पर गुस्सा आ रहा था। डेढ़ भी ना पहले ही बता देते तो मैं इतनी दूर तो ना जाता। हाँ, थका के रख दिया। अदिति जो उसके पास खड़ी थी उसने उसकी सारी बातें सुन ली थी। हद है भाई, थोड़ी तो शर्म करो, एक आप हो और दूसरी तरफ ईशान भाई, कम से कम वो रितेश भाई को सपोर्ट तो कर रहे हैं, और आप। तू चुप रह, ज्यादा लेक्चर मत दे। माया जो अब थोड़ी हिम्मत करके बोली, कब तक पैसे देने हैं। रितेश उसकी हिम्मत देख खुश हुआ और बोला, माया वो कल शाम तक पूरे 5 करोड़ देने हैं, तभी वो शीजू को छोड़ेंगे। तो यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ और पैसों का इंतजाम करो, जाओ दो उन्हें पैसे और वापस लाओ मेरी बेटी को। रितेश, माया वो मैंने आज पूरे दिन यही किया पर पैसे का अरेंज नहीं हुआ। ईशान ये सब देख रहा था, उसे रितेश का दर्द भी समझ आ रहा था और माया की ममता भी। उसने माया की तरफ बढ़ते हुए प्यार से कहा, भाभी आप तो एजुकेटेड हो, समझने की कोशिश करो कि चीखने चिल्लाने से काम नहीं होगा, बल्कि हम सबको मिलकर ये सोचना होगा कि तुम अपना मुंह बंद करो। माया इतने गुस्से में थी कि उसने ईशान को बीच में ही रोक दिया। हो कौन तुम, हाँ कौन हो, कुछ भी नहीं सुना तुमने, कुछ नहीं हो तुम, हमारे टुकड़ों पर पलने वाले एक नंबर के यूजलेस कही के, जिसने आज तक अपने दम पर कुछ नहीं किया, वो मेरी बेटी को लाने की बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। हाँ। माया इतने गुस्से में थी कि उसकी आवाज भी बैठ गई थी। ईशान चुप था क्योंकि उसकी आंखों से आंसू भी टपक रहे थे, जो उसकी ममता, उसका दर्द साफ झलक रहा था, जिसे देख ईशान का दिल भी भारी हो गया। वो अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा इज्जत एक माँ की करता था और उसके सामने भी एक माँ ही खड़ी थी। राजेश इस वक्त ईशान का साइड लेते हुए बोले, बस करो बहू, ये भी परेशान है। माया उनकी तरफ देखते ही बोली, नहीं पापा जी, ये बहुत बड़ा बन रहा है, तो बताएं कहाँ से लाओगे, हाँ कहाँ से लाओगे 5 करोड़, बोलो। हे तुम्हारी जेब में हम। कहते हुए उसने ईशान की जेब को इस तरफ पकड़ा कि वो फट गई और उसमें से कुछ कार्ड्स नीचे गिर गए, जिसमें से एक कार्ड था निशा के पिता का, पर किसी को इसकी कहाँ खबर थी कि वो मुंबई के इतने पुराने डॉन से हाथ मिलाकर आया है। सबकी नजर तो बस उसकी जेब पर थी, जिसमें से एक भी नोट नहीं गिरा था। एक 500 रुपए का नोट भी जेब में है नहीं, और बात कर रहे हो मेरी बेटी को उन गुंडों से लाने की। फटीचर जेब, फटीचर इंसान। हाँ, अगर पापा जी तुम्हें यहाँ ना लाते तो किसी रोड पर भीख मांग रहे होते। कहते कहते माया अब थक गई थी और उसकी सांस भी फूल गई थी। अदिति तुरंत उसके पास आई और उसे सोफे पर बैठाने लगी। फिर उसने पानी का गिलास माया की तरफ बढ़ाया, पर उसने हटाते हुए कहा, मुझे नहीं पीना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी बच्ची मुझे लौटा दो। ये नज़ारा देख ईशान ने गुस्से में अपनी मुठिया बींच ली। उसे माया पर गुस्सा नहीं आ रहा था और ना ही रितेश पर, बल्कि उसे तो गुस्सा उन लोगों पर आ रहा था जिन्होंने शीजू को अगवा किया था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि वह कहाँ है, पर उसके दिल में एक चिंगारी थी उसे ढूंढने की और वापस घर लाने की। वो बस खड़ा रहा, उसे देख सभी अपने अपने रूम में जाने लगे।
कुछ देर बाद माया को भी अदिति अपने साथ ले गई, पर ईशान वही खड़ा रहा। उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि अभी कुछ देर पहले उसके साथ क्या हुआ। हालांकि सब उसे यूं देखते हुए जा रहे थे जैसे ईशान को शर्म आनी चाहिए, पर किस बात पर? इस बात पर कि उसकी जेब से एक नोट भी नहीं निकला। अरे भाई, कार्ड्स का जमाना है, हो सकता है बंदे के पास एटीएम बैलेंस कार्ड हो। अब जरूरी तो नहीं कि वो हर वक्त जेब में नोटों की गड्डी लेकर घूमे। पर ये बात इन लोगों को कहाँ समझ आने वाली थी। इन्हें तो बस एक ही बात समझ आती थी, पैसे की। उसके अलावा इन्हें और कुछ दिखता ही कहाँ था, ना ईशान की इंसानियत और ना ही उसका बड़ा दिल। सुबह हो गई थी, लेकिन ईशान ने सुबह होने का भी इंतजार नहीं किया था और अरमान को उसने कार का पता लगाने के लिए कह दिया था। यहाँ वो खुद भी लैपटॉप पर कुछ सर्च कर रहा था। इसमें की कार्स के प्राइस 5 से 6 लाख थे। इतने नॉर्मल प्राइस, या तो वो गुंडे बहुत ही छोटे थे या फिर ये कार्स चोरी की थी। ईशान ने अरमान को ये तक बता दिया था कि अगर कार किसी और की हुई तो वो खुद जाए और उसे पता करे। इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उसे जल्द से जल्द चाहिए थी। एक यही रास्ता शीजू तक जा सकता था। ईशान तो अरमाना की कॉल का वेट ही कर रहा था। लेकिन ये मुंबई है, मुंबई यहाँ लोग रात में कम, दिन में ज्यादा सोते थे, तो उनके उठने से लेकर ऑफिस गैराज खुलने तक का वेट ईशान को करना था। खैर, देखते ही देखते 2-3 घंटे बाद अरमान की कॉल आई, जिसकी एक बेल बजते ही ईशान ने उठा ली, जैसे उसकी उंगलियां स्क्रीन पर ही हो। हाँ बताओ, क्या खबर मिली, कुछ पता चला? अरमान ने कहा, जी सर, ये कार जिसके नाम पर रजिस्टर है उसका नाम है रितेश गुलाटी। ये सुनते ही ईशान के कान खड़े हो गए। क्या? कहते हुए वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। क्या ये कार रितेश की थी? इसका मतलब? जो ईशान नहीं सोचना चाह रहा था, ना जाने क्यों उसके दिल दिमाग में यही सवाल गूंज रहा था कि एक पिता अपनी छोटी सी बेटी को कैसे अगवा करा सकता है। ईशान तंज में था। अगर ऐसा सच में है तो वो अब रितेश को भी नहीं छोड़ने वाला था। क्या होगा आगे? क्या ईशान पहुंच पाएगा शीजू तक? क्या शीजू की किडनैपिंग की पीछे रितेश का ही हाथ था, उसके ही अपने पिता का हाथ था? क्या रितेश ने ये सब पैसों के लिए किया था? अगर हाँ, तो किस से पैसे निकलवाने वाला था रितेश? निशा का क्या हाल है? वो कौन सी नई चाल चलने के बारे में सोच रही है? क्या अब वो सालार को भी इसमें शामिल करेगी? क्या शीजू तक पहुंचने में निशा के पिता कुछ कर पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए आगे। एपिसोड किडनैपर की कॉल। लोकेशन विशाल बंगला। सुबह का समय, हल्की धूप और चिड़ियों की आवाजें। लेकिन ईशान की आंखों में गुस्से की आग है। ईशान रात भर की जागी हुई आंखें, चेहरा सख्त और तेज कदम से हॉल की तरफ बढ़ता है। ईशान मन में, फटी सांसों में, ये कार तो मेरे ही। अगले ही पल रितेश सीढ़ियां उतर रहा होता है, हाथ में कॉफी का मग, जैसे कुछ हुआ ही न हो। ईशान बीच में ही रास्ता काट देता है। उसके हाथ से कप छीनकर जमीन पर पटक देता है। कप चटकता है, कॉफी बहती है। ईशान, आंखों में आग। आप कॉफी पी रहे हैं और कल से माया भाभी ने पानी तक नहीं पिया अपनी बच्ची के लिए। रितेश अब गंभीर हो चुका है। उसके चेहरे पर अब वो ठंडक नहीं थी। देखो, मुझे तुम्हारी भाभी की तरह सिर्फ आंसू नहीं बहाने, बल्कि ऑफिस जाकर देखना है कि कुछ इंतजाम हो जाए। ईशान ने फिर तीखे अंदाज में पूछा, अच्छा ऑफिस? आप ऑफिस जा रहे हैं, लेकिन किससे कार है आपके पास? ये सुनते ही रितेश के हाव भाव बदल जाते हैं और वो अपनी नजरें चुराने लगता है। ईशान उसे ऐसा करता देख समझ जाता है कि जरूर कोई गड़बड़ है। देखिए, इस वक्त आंखें चुराने का वक्त नहीं है। अगर आप जानते हैं कि शिंजू कहाँ है तो प्लीज देर मत कीजिए और बताइए मुझे।
एक मिनट, मेरी कार से मेरी बच्ची का क्या मतलब? रितेश ने अनजान बनते हुए कहा, जैसे उसे कुछ पता ही नहीं हो। ईशान भड़के हुए 16 की तरह बोला, सच में आप नहीं जानते कि जिस कार में वो गुंडे शीजू को लेकर गए हैं वो आपकी है? रितेश अब अपना सर पकड़कर बैठ गया। तो इन लोगों ने मेरी ही कार का इस्तेमाल किया मेरी बच्ची को अपने जाल में फंसाने के लिए? ईशान उसकी बेबसी देख रितेश के पास अपने घुटनों पर बैठ गया और बोला, क्या मतलब? रितेश ने अपने आंसू पोंछे और कहा, कुछ दिन पहले वो लोग मेरे ऑफिस आए थे धमकाने, पर मेरे पास पैसे नहीं थे तो वो लोग मुझसे मेरी गाड़ी की चाबी छीन कर ले गए। और अब उन लोगों ने मेरी गाड़ी की मदद से मेरी बच्ची को अगवा कर लिया। कहते हुए वो रोने लगा। ईशान को समझ आया कि शीजू अपने पापा की कार देखकर वहां गई थी। ईशान अब जब सब जान चुका था तो उसने रितेश के कंधे को सहलाते हुए उसे हमदर्दी देने की कोशिशों की। रितेश को ये देख बड़ी हैरानी हुई, जिसे वो कभी भी अपना भाई ही नहीं समझता था। वो एक भाई की तरह साथ दे रहा था। इतना कुछ हो जाने के बाद भी वो इस घर के लोगों को अकेला नहीं छोड़ता। आप टेंशन ना ले, हम मिलकर ढूंढेंगे, अपनी गुड़िया को और वापस लाएंगे। ईशान ने इतना कहा ही था कि ऊपर से सब धीरे धीरे हॉल में आने लगे। पर कैसे? रितेश का इतना कहना ही था कि तभी ऊपर से सब आ गए। कमरा पूरी तरह शांत था। रितेश सोफे पर बैठा था, माथे पर बल और आंखों में गुस्से की आग। सामने अदिति खड़ी थी, चेहरे पर चिंता और आंखों में सवाल। अदिति धीरे से, भैया, आपने कुछ पता किया शिजू के बारे में? सवाल पूछा तो अदिति ने था, लेकिन सभी के मन में सेम सवाल था। रितेश ने जब अब को अपनी तरफ देखते हुए पाया तो बोला, वो आदि। रितेश कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसका फोन जोर से बजा। फोन स्क्रीन पर लिखा था, प्राइवेट नंबर। रितेश ने एक पल के लिए अदिति की तरफ देखा, फिर कॉल रिसीव कर लिया। रितेश कड़क आवाज में, कौन है? फोन के दूसरी तरफ एक भारी खौफनाक आवाज आई, किडनैपर। शिजू चाहिए तो शाम होने से पहले 5 करोड़ ला और अपनी बेटी ले जा, नहीं तो बच्ची कभी नहीं दिखेगी। रितेश की आंखें चौड़ी हो गईं, मुट्ठी भींच गई। पर वो पैसे का इंतजार इतनी जल्दी कैसे होगा? आप थोड़ा टाइम दे, में जल्द ही कुछ। उस गुंडे ने रितेश की बात बीच में ही काटते हुए कहा, इतना टाइम नहीं अपने लोगों के पास जो तुझे दे। 1 महीना दिया था ना, क्या हुआ? कर लिया इंतजाम, चल अब चुपचाप हमारा पैसा लाने का और इसे ले जाने का। नहीं तो तेरे को पता है कि मैं क्या करता हूँ लोगों के साथ। ये सुनते ही रितेश डर गया। उसने डरी आवाज में कहा, नहीं, मेरी बच्ची को कुछ मत करना, मैं ला रहा हूँ पैसे। ईशान को ये सब देखकर गुस्सा आ रहा था, उस किडनैपर पर भी और रितेश पर भी। अच्छा खासा उसने कहा था कि मैं हेल्प कर देता हूं, पर नहीं, इन लोगों को उसकी बात पर यकीन ही कहाँ आता है। अब ना ही सिर्फ ईशान बल्कि माया, अदिति और बाकी घर वाले परेशान थे। और शिंजू, उसका तो कुछ पता ही नहीं था कि वह किस हाल में है और उस पर ये लोग धमकी दे रहे हैं। ईशान का गुस्सा अब आसमान से बातें करने लगा। उसने रितेश से फोन छीना और बोला, ईशान गुस्से में, अगर मेरी शिंजू को कुछ हुआ तो सोच लियो तेरा आखिरी वक्त आ गया, समझा? ईशान के तेवर देख ना सिर्फ फोन की दूसरी तरफ बल्कि इस तरफ भी हलचल मच गई थी। घर वाले आंखें फाड़कर ईशान को ऐसे देख रहे थे जैसे किसी मूवी का हीरो बात कर रहा हो, और वो भी असली। राजेश जी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि जिस लड़के ने कभी उनसे तेज आवाज न बात नहीं की, जो उन्हें बचपन से ही सीधा साधा लगता था, वो इतनी आग भी फेंक सकता है। और वो भी उन लोगों से इतनी हिम्मत इसमें आई कहा। राजेश जी उन गुंडों को अच्छे से जानते थे।
कि वो कितने खतरनाक हैं। वो खुद कभी भी उस पे चिल्लाने या गुस्सा दिखाने की भूल नहीं कर सकते थे, लेकिन ईशान उसे क्या अपनी मौत प्यारी थी जो इतने बड़े मुंबई के मानी गुंडों से पंगा लेने चला था। किडनैपर हंसते हुए ठंडी आवाज में, तेरी धमकियों से डरते नहीं हम। पैसा लाओ, बच्ची ले जाओ, वरना अगली बार फोन नहीं। उसकी चीख सुनाई देगी। आखिरी शब्द उसने बड़े ही खौफनाक अंदाज में बोले थे, जैसे उसकी छुरी शीजू की गर्दन पर हो। ईशान फिर कुछ बोलता। कॉल कट हो गई। अदिति धीरे से, क्या हुआ भैया? क्या कह रहे हैं वो लोग? रितेश ने ईशान से फोन ले लिया। सांसें तेज चल रही थीं। फिर उसकी नजर अदिति पर गई। रितेश गंभीर स्वर में, शिजू ठीक है, लेकिन वक्त बहुत कम है। अब क्या होगा आगे? क्या इस किडनैपिंग में ईशान लेगा माधवी जी की हेल्प, या खुद करेगा सामना इन गुंडों का? क्या ईशान देगा पैसे? अगर हाँ तो क्या उजागर हो जाएगी उसकी पहचान और सब जान जाएंगे उसके अमीर होने का राज? जानने के लिए सुनते रहिए आगे। कमरे का माहौल भारी हो गया। अदिति का चेहरा स्याह पड़ गया। माया जैसे थोड़ी ही देर में बेहोश हो जाए, और रितेश अब पहले से भी ज्यादा खामोश था, लेकिन ईशान उसकी आंखों में अब आग और इरादा दोनों साफ थे। किडनैपर की कॉल के बाद घर की हवा ही बदल गई थी। उसकी बातें सुनकर सभी सुन हो गए तो राजेश जी ने सबको होश में लाने का काम किया। तेज कदमों से आगे बढ़े और एक जोर का थप्पड़ दे मारा ईशान को, जिसकी गूंज ने सबको हिलाकर रख दिया। तू जानता भी है कौन है वो लोग? ईशान ने भी जोर से बोला। कौन है? कौन है? कहीं के बादशाह है क्या जो कुछ भी करेंगे और हम शांत हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? ईशान का यूं पलटकर जवाब देना राजेश भाई को भी चौंका गया। उन्हें लगा कि थप्पड़ खाने से ईशान का गुस्सा ठंडा हो जाएगा, लेकिन ये तो और आग बगुला हो गया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ईशान में इतना गुस्सा भर जाएगा कि वो उन पर भी चिल्ला देगा। अब तो राजेश जी को भी ईशान के गुस्से से डर लगने लगा था। तभी यश आगे आया और ईशान को धक्का देते हुए बोला, अबे किस पर उड़ रहा है इतना? उस सिंगर पर हाँ, हल्का रह जमीन पर आ, क्योंकि तेरी वो अमीर दोस्त भी हमें नहीं बचा पाएगी। राजेश जी ने हैरान रह गए। उस दिन जब तानी ने हंगामा किया तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, पर अब जब ईशान वाकई इतना बदल गया था तो उन्होंने इस बात का पता लगाने के लिए पूछा, कौन अमीर दोस्त? यश। यश ने बताया कि ईशान उस दिन जिसके साथ डिनर पर गया था उसकी दोस्त और कोई नहीं, नैना राणा, मुंबई की मशहूर सिंगर। और यही नहीं, बेस्ट डांसर रूपाली, जिनका डांस स्टूडियो है। उस दिन पार्टी में मैंने भी काफी कोशिश की तानी की दोस्त से दोस्ती करने की, पर नहीं हो पाई। और इन्हें देखो जनाब, ना जाने क्या करते हैं जो इतने बड़े लोगों से इनकी दोस्ती हो जाती है, और वो भी ऐसे वैसी नहीं, दमदार। रितेश ये सुनकर अब पछतावा करने लगा। उसे समझ आ गया कि उस दिन जब ईशान उससे हेल्प की पूछ रहा था तो वो क्योंकि वो अपनी दोस्त से कह एक शायद उसको थोड़ी मदद करता, लेकिन नहीं, रितेश ने तो खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। शिवानी इन दिनों जयपुर गई हुई थी। ईशान की दादी की तबीयत खराब होने के कारण वो इस वक्त अपने बेटे का साथ नहीं दे सकी। ईशान चुप था। अगर उसे कोई सवाल करना भी होता तब भी जवाब नहीं देने वाला था। तभी माया ने चिल्लाते हुए कहा, बस करो सब, अभी सबसे ज्यादा जरूरी मेरी बच्ची को वापस लाना है। ये सुनते ही सब चुप हो गए और सोचने लगे कि आखिरकार शाम तक इतने पैसे कहाँ से लाए जाएं। सब सोच रहे थे और ईशान सबको घूर रहा था। उसके दिमाग में अलग ही खिचड़ी पक रही थी। वो रितेश के पास कुछ सोचते हुए गया और बोला, भाई एक आइडिया है। रितेश ऐसे बिना मन से कहा, कहो। फिर बाकी सब भी ईशान का आइडिया सुनने लगे।
जिसे सुनकर सबसे पहले राजेश जी ने रिएक्ट किया, पागल हो गया है क्या, मारना चाहता है हम सबको। ईशान ने पलट कर कहा, तो और क्या करे बड़े पापा, कोई और ऑप्शन है? अरे वो लोग बहुत खतरनाक हैं, तो उन्हें नकली नोटों से भरा बैग देगा तो वो बच्ची नहीं गुड़िया देगे। ईशान ने जो आइडिया दिया था उससे राजेश जी सहमत नहीं थे। तभी रितेश उठा, तुम सही कह रहे हो, इतने कम टाइम में इतने सारे पैसों का अरेंज नहीं हो पाएगा, मैं लाऊंगा नकली नोट और बैग। राजेश जी बोले, अगर उन्हें पता चल गया तो? तभी रितेश बोला, पर उन्हें ये बात बताएगा कौन के बैग में नकली नोट हैं, हम देकर अपनी बच्ची को जल्दी से ले आएंगे। रितेश ने ईशान के आइडिया को इम्प्लीमेंट करते हुए कहा, तो राजेश जी फिर बोले, अरे वो लोग बहुत खतरनाक हैं, सुन के पहचान लेंगे कि नोट असली हैं या नकली। रितेश, पहचान लेंगे पहचान ले, मैं फंसूंगा, मुझे ले ले, मेरी बच्ची तो बच जाएगी ना बस। कहते हुए वो रुक गया। उसने एक नज़र माया की तरफ देखा, फिर अपना फोन निकालकर अपने मैनेजर को कॉल की। थोड़ी ही देर बाद उसका मैनेजर अभिषेक वो सब ले आया जो रितेश ने मंगवाया था। उसने तुरंत बैग में पैसे भरना शुरू किए और बैग बैक करने के बाद घड़ी की तरफ देखा। फिर एक नज़र घर वालों की तरह और बैग की तनी कसकर पकड़ ली। वो आगे बढ़ा तो यश पीछे हो गया कि कहीं उसे जाने के लिए ना कह दे। वो इन सब से दूर रहना चाहता था। वो 2 कदम आगे बढ़ा तो ईशान ने कहा, मैं भी साथ चलूंगा। रितेश कुछ बोलता इससे पहले राजेश जी बोल पड़े, हाँ हाँ ले जाओ इसको साथ, वैसे भी ये बकवास इंडिया इसी का है, अगर कुछ हुआ तो यही फंसेगा। यश ने खुद को ना जाने से बचाने के लिए कहा, मैं पुलिस को कॉल कर देता हूँ। उसके कहते ही राजेश जी फट से बोले, नहीं कोई जरूरत नहीं है, वो पुलिस से भी खतरनाक है। दोनों घर से निकल गए। शाम का समय 6 बजे का वक्त होता है। माहौल में सन्नाटा है। पुराने कारखाने जैसे सुनसान इलाके में जहां शिजू को बंदी बनाकर रखा गया है, वहां अंधेरे और डर का साया पसरा है। धुंध से ढकी रात थी। एक वीरान उजाड़ सी फैक्ट्री के बाहर ईशान और रितेश की कार रुकती है। उनके पास एक बैग है जो दिखने में भारी और पैसों से भरा हुआ है, लेकिन हकीकत में नकली नोटों से लबालब। रितेश गुस्से और घबराहट के बीच अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है। उसके साथ ईशान भी है, शांत, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता है। ईशान धीमी आवाज में, यही जगह है। राजेश ने हाँ में सर हिलाया। तो ईशान खुद ही से मन में बोला, अब अगर सब प्लान के मुताबिक चला तो आज इन सबकी कहानी खत्म हो जाएगी। रितेश हाथ में बैग उठाते हुए, तू बस अपना गुस्सा काबू में रखना, हम यहाँ खेलने नहीं आए, समझदारी से काम लेना है। ईशान का जिस तरह का परफॉर्मेंस घर पर था उससे रितेश इतना तो समझ गया था कि बात अगर शीजू की हो तो ईशान का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है, जैसे उसने घर पर करा। इसलिए यहाँ उसे वार्न करना जरूरी था, लेकिन ईशान अपने अलावा किसी की कहाँ सुनने वाला था, वो करेगा वही जो उसे लगेगा सही। दोनों आगे बढ़ते हैं। रितेश सोचता है कि ईशान सिर्फ उसकी मदद करने आया है, लेकिन ईशान ने पहले ही पूरी प्लानिंग कर रखी होती है। प्लानिंग फ्लैशबैक कुछ घंटे पहले ईशान ने निशा के पिता से मदद ली थी। उन्होंने अपने पुराने नेटवर्क से कुछ शार्प शूटर और लोकल इन्फॉर्मर एक्टिवेट किए हैं। उसने लोकेशन की ड्रोन फीड निकलवाई थी और उस जगह को अंदर और बाहर के सभी रास्ते पहले ही ट्रेस कर लिए थे। वर्तमान में रितेश ईशान से कहता है, बस पीछे रहो, तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो करना है मैं करूंगा। रितेश को लगता है कि ईशान कुछ नहीं कर सकता है।
लेकिन ईशान की चालें धीरे धीरे साफ होने लगती हैं। गेट पर दो गार्ड्स। बैग दिखाओ। रितेश घबरा जाता है। तभी ईशान कहता है, अरे क्या बार बार इतना बड़ा बैग खोले, आपके मालिक ने ही बुलाया है हमें, जाओ जाकर पूछ लो। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर उनमें से एक अंदर गया। यहाँ दूसरे आदमी को देख ईशान आंखें उछलाकर सीटी बजा रहा था। तभी वो आदमी अंदर से आया और बोला, जाने दो इन्हें, बादशाह का हुक्म है। ये सुनकर रितेश ने लंबी सांस ली और ईशान बादशाह नाम सुनकर हंसने लगा और इस खंडार को देख बोला, यहाँ रहते हैं तुम्हारे बादशाह। उन्हें समझ आ गया कि ईशान उनका मजाक उड़ा रहा है। रितेश ने भी जल्दी से ईशान का हाथ पकड़ा और उसे अंदर की तरफ ले गया। गुंडों के अड्डे का भारी भरकम गेट खुलता है। अंदर अंधेरे में टंगी पीली रोशनी और हथियारों से लैस कुछ डरावने चेहरे दिखाई देते हैं। दो आदमियों ने रितेश और ईशान को अंदर आने का इशारा किया। जैसे ही वे अंदर आते हैं, सामने कुर्सी पर बैठा उनका मुखिया शमशेर सिंह सिगार पीते हुए खड़ा होता है। शमशेर सिंह तेज आवाज में, आ गया तू, मेरा उधारी वाला रितेश। कर्जा लाया या सिर्फ घमंड? रितेश ठंडी सांस लेकर आगे बढ़ता है। उसके चेहरे पर घबराहट तो है, लेकिन आंखों में पिता का जुनून। रितेश गंभीर आवाज में, पहले मेरी बेटी को लाओ, फिर जो चाहिए वो ले जाना। शमशेर सिंह की भौहें उठती हैं। वो अपने आदमी को इशारा करता है। अगले पल एक छोटी लड़की को लाया जाता है, शिजू। उसकी आंखें डरी हुई, लेकिन पिता को देखकर थोड़ा सुकून भरी। रितेश आगे बढ़ने ही वाला होता है, तभी दो गुंडे उसके रास्ते में आ खड़े होते हैं। गुंडा, पहले बैग दे फिर लड़की जाएगी। ईशान, जो अब तक शांत था, रितेश को देखता है और हल्के में सिर हिलाता है। रितेश मजबूरी में वो बैग आगे बढ़ा देता है, एक भारी भरकम बैग जिसमें उसने नोट भर रखे हैं। रितेश ईशान की तरफ देखते हुए डरा हुआ कि अगर बैग खुला तो शायद कोई भी नहीं बचेगा, ना वो, ना ईशान और ना ही शीजू। शमशेर सिंह के आदमी बैग खोलते हैं। और अब क्या होने वाला था आगे? क्या कोई नया खेल होगा शुरू, या शुरू होने से पहले ही सब खत्म हो जाएगा? क्या वो गुंडे बैग खोल लेंगे? अगर हाँ तो क्या होगा जब उन्हें नकली नोट से भरा बैग दिखेगा? जानने के लिए सुनते रहिए आगे। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? उम्मीद हैं अच्छे होंगे और आप हमारी नोवेल पसंद आ रही होगी। तो गाइस प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट करें और मुझे सब्सक्राइब करें ताकि मेरी नोवेल आप तक पहुंच सके। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए ये कहानी लिख रही हूं, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर दीजिए ताकि मेरी मेहनत रंग लाए और मैं आपके लिए और लिखती रहूं। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। वक्त शाम ढल रही है, बाहर हल्की बारिश। लोकेशन मुंबई के बाहरी इलाके में एक पुराना गोदाम। अंदर ईशान, रितेश और कुछ दुश्मन। बाहर घना अंधेरा और एक रहस्यमय शख्स की आमद। धुंधली सी रोशनी और पुराने फैक्ट्री हॉल की गूंजती दीवारों के बीच ईशान और रितेश की धीमी लेकिन मजबूत कदमों की आवाज गूंजती है। उनके सामने कई हथियारबंद गुंडे और उनके पीछे एक छोटी सी बच्ची, शिजू, जिसे देख रितेश की आंखों में बेचैनी और ईशान की आंखों में आग जल उठती है। रितेश के हाथों में एक बड़ा बैग है और उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ, क्योंकि उसे पता है अगर किसी गुंडे ने ये बैग खोल लिया तो सब खत्म। बैग में असली पैसे नहीं, बल्कि बच्चों के खेलने वाले नकली नोट भरे हैं। गुंडों का लीडर, जो बड़ी आंखों और मोटी आवाज वाला आदमी है, गुर्राता है, बैग लाए हो तो?
जल्दी दो। ईशान मुस्कुराकर आगे आता है, बैग अपने हाथ में लेता है और बीच में खड़ा हो जाता है। बैग तो लाए हैं भाई, लेकिन पहले थोड़ा मजा भी हो जाए। क्या बकवास है? एक गुंडा चिल्लाता है। ईशान एक हाथ से बैग पकड़ता है और दूसरे हाथ से शिजू की ओर इशारा करता है। पहले बच्ची फिर बैग, ये मेरी डील है, वरना डील ऑफ। गुंडों का सरदार थोड़ी देर चुप रहता है। शिजू अब ईशान की गोद में दौड़कर आ जाती है। वो उसे उठा लेता है और कान में कहता है, स्ट्रांग गर्ल। फिर वो उसे रितेश के पास भेज देता है। बैग खोलो, एक गुंडा गरजता है। ईशान तुरंत बीच में आ जाता है। अबे अबे, इतना उतावले क्यों हो रहे हो? तुमने कभी प्रीमियम कॉमिक्स पढ़ी हैं? उसमें भी बैग सबसे आखिर में खुलता है। थ्रिल चाहिए या नहीं? गुंडे उलझते हैं। ईशान उन्हें लगातार उलझा रहा है। यहाँ ईशान रितेश की तरफ देखते हुए कहता है, आप शीजू को लेकर जाएं। रितेश भी यही चाहता है। वो बस हाँ में सर हिलाकर शिंजू का हाथ कसके पकड़ता है और बाहर की तरफ बढ़ ही रहा होता है, तभी पीछे से बादशाह कहता है, रुक, अभी कोई कहीं नहीं जाएगा। फिर वो अपने आदमी को कहते हैं कि बैग खोलो। ईशान फिर उनके सामने आकर कहता है, इन्हें जाने दो, तुम्हारे पैसे चेक करवाने के लिए मैं हूं ना। रितेश के कुछ समझ नहीं आता कि ईशान कर क्या रहा है। क्या उसे मौत से डर नहीं लगता जो वो नोट चेक करवाने के लिए रुक रहा है? ईशान फिर उनके एक आदमी को अपने पास बुलाता है। ए इधर आ। उसके हाथ के इशारे और उसके एटीट्यूड को देखते हुए एक आदमी बड़े ही गुस्से में उसके पास आता है। सुन, अपने मालिक से बोल कि मैं अकेले नहीं आया, पूरी बारात साथ लाया हूँ। यकीन नहीं आता तो कैमरे चेक कर ले, बाहर तुम्हारी मौत खड़ी है। ईशान उस आदमी के कान के पास आकर कहता है, जिससे किसी को सुनाई नहीं देता सिवाय उस आदमी के। ये सुनते ही वो आदमी जितना गुस्से में आया था एकदम ठंडा हो गया। उसे ईशान को देखकर घबराहट होने लगी कि ये क्या बला थी जो आज यहाँ आ गई है। रितेश भी पीछे खड़े होकर सोचता है कि ईशान आखिर क्या बात कर रहा है। उसे ईशान पर गुस्सा भी आता है, कहा था कोई गलती नहीं करनी और ये पता नहीं क्या कर रहा है। वो आदमी तुरंत बाहर जाता है और फिर दौड़ते हुए ऊपर की तरफ देखने के ईशान जो कह रहा है वो सच है या नहीं। रात गहराई हुई थी। गोदाम के अंदर बादशाह अपने आदमियों के साथ बैठा था। चारों तरफ हथियारों से लैस गार्ड। बादशाह मुस्कुरा रहा था। बादशाह, बड़ा शेर बना फिर रहा है तू। ईशान, लगता है आज खुद मौत को बुला लाया है। ईशान शांत था, न कोई डर न गुस्सा। वो बादशाह की आंखों में देखता है और सिर्फ एक वाक्य बोलता है, तू सही कह रहा है, मौत बाहर खड़ी है। बस इतना सुनते ही हवा में कुछ बदलता है। सिर्फ एक वाक्य, लेकिन गोदाम में जैसे बिजली सी दौड़ जाती है। बादशाह के दाहिने हाथ ने तुरंत बंदूक कसकर पकड़ ली। दूसरे गार्ड ने बाहर की ओर देखा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। भाई, बाहर कोई है। कौन? बादशाह गुर्राया। शेर भाई के आदमी। ये नाम जो सुनता है चौंक जाता है। फिर जैसे ही एक आदमी दौड़ते हुए मलिक के पास आता है और उनके कान में कुछ कहता ही कि तभी उसके भी हाव भाव बदल जाते हैं। ये सब एक झटके में ऐसे हो रहा था जैसे किसी मूवी में होता है। रितेश को समझ नहीं आ रहा था कि जो लोग अभी हम पर बंदूक टांगे हुए थे उनके चेहरे अचानक घबराए हुए क्यों हो गए। ऐसा ईशान ने क्या कह दिया जो एक अलग ही लहर दौड़ गई इस हाल में।
लेकिन अब देर हो चुकी थी। गोदाम के बाहर की हर छत, हर खिड़की, हर कोने से काली छायाएं दिखने लगीं ईशान के आदमी। लेकिन न कोई गोली, न कोई चिल्लाहट। सब चुप। बस आंखों में वही आग। रितेश अभी भी कंफ्यूज था। वो ईशान से धीरे से पूछता है, क्या कहा तूने? ईशान उसी एटीट्यूड में बोला, मैंने कहा था ना, मौत खड़ी है बाहर। बस फर्क इतना है, उसे चलाने के लिए बंदूक की जरूरत नहीं होती, डर ही काफी है। अचानक गोदाम का दरवाजा खुलता है। धीरे धीरे एक आदमी अंदर आता है और बादशाह को सारी इंफॉर्मेशन देता कि बाहर की क्या अपडेट है। जिसे सुनते ही बादशाह के सबसे खूंखार आदमी के हाथ से बंदूक गिर जाती है। दूसरा पीछे हटने लगता है। बादशाह कांपते हुए, ये कैसे मुमकिन है? ये तो। उन्हें यकीन नहीं होता कि ऐसा भी कभी हो सकता था। आज तक किसी ने भी बादशाह के अड्डे पर बिना उनकी मर्जी के आने की हिम्मत नहीं की, और आज इतिहास में पहली बार था कि उनके गोदाम को चारों तरफ से घेर लिया गया था। और वो भी शेर भाई के आदमी ने, जिनके साथ उनका कोई मुकाबला हो नहीं था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ईशान चीज क्या है। आखिर उन्होंने इसे यहाँ बुलाकर अपनी मौत को दावत दे दी थी। ईशान शांत, एकदम शांत, बस नजरें सब पर। मेरे प्यारे दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लग रहा है। प्लीज़ कमेंट में बताते जाएं।